बट कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे यहाँ, मैं अपनी तनकीद खुद कर रहा हूँ, अपनी गलती खुद बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के मुतालिक मीडिया पर और टेलीविजन पर वो लोग बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है कभी सरहद भी नहीं देखी हो। हमारे सियासतदान किसी ना किसी की कठपुतलियां हैं, चाहे डीजल वाले मौलाना हो और चाहे पेट्रोल वाले पंडित जी हो। इमरान साहब बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इन दोनों की अच्छाइयों का क्या करूं जब मुझे मेरे बुजुर्गों की जमीन पर सदका करने का और सजदा करने का मौका फराहम नहीं कराते। जो सिद्धू को गद्दार बता रहे थे वो खुद सबसे पहले लाइन में लगे हुए थे करतारपुर जाने के लिए। महात्मा गांधी, उन्होंने शिरकत नहीं की आजादी की जितने भी प्रोग्राम थे। वजह, वो कहते थे कि जितने मुस्लिम के साथ दंगे हो रहे हैं मुझे वो रोकना है। उन्होंने जिद ठान ली कि सबसे पहले पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया वापस जाना चाहिए जो उसका हक है। उससे बड़ी शर्मिंदगी तो हमें है कि हमारे यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक लाइन भी नहीं पढ़ाई जाती, जबकि आप जानते भगत सिंह का, आप जानते कांग्रेस के लीडरान का, इनका मुकदमा जिन्ना साहब लड़ते थे और फ्री में लड़ते थे, लेकिन हमने उनको नफरत बना दी। आपने महात्मा गांधी को नफरत की तरह से देखना शुरू कर दिया। हमारी अगली पीढ़ी को मालूम ही नहीं है 30 से 40 हजार बहन बेटियां इधर से उधर सरहद के और सरहद के इस पार से उस पार एक दूसरे के घरों में ब्याही हुई हैं, लेकिन उनको वीजे नहीं मिलते। 59 तक जब भारत में राशन की कमी हो गई थी तो सबसे पहले अयूब खान ने बिना किसी पैसा लिए, बिना किसी परमिट के, बिना किसी तरीके से ट्रकों के ट्रक लाद के अनाज यहाँ भेज दिया था और उसका आज तक कोई पैसा नहीं लिया था। जो सहाफी हैं जिन्होंने सहाफत के नाम पर लिफाफे लेने हैं या अपनी टीआरपी झूठ बोलकर बढ़ानी है, चाहे वो भारत के हों और चाहे वो सरहद पार के हों, उनके नहीं धड़कते। एक आम इंसान के धड़कते हैं, एक मासूम बच्चे के धड़कते हैं, उन लोगों के धड़कते हैं जिनके बुजुर्गों की मिट्टी इधर है, उन लोगों के धड़कते हैं जिनके बुजुर्गों की रूहें उस हवा में परवाज करती हैं, उन लोगों के धड़कते हैं जिनके गुरुद्वारे उधर हैं, जिनके बड़े बुजुर्ग उधर रह गए। आपको क्या लगता है, आप इसके लिए किसको तनकीद करेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कि जब कुलदीप नैयर साहब फौत हुए, जब उन्होंने वफात पाई, तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी कि जैसे हम हिंदुओं के यहाँ खाक कर देते हैं, जलाते हैं, जलाने के बाद वो हड्डियां किसी पवित्र नदी में मुकद्दस पानी में डालते हैं, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश की थी कि मेरी अस्थियां, जो मेरी बची हुई राख है, खाक है, वो दरियाए रावी में डाली जाए। आपको याद होना चाहिए कि खुशवंत सिंह थे जिन्होंने कहा था कि मेरी जो बची हुई अस्थियां हैं वो मेरे गांव हदाली झेलम के पास डाली जाएं। तो ऐसा नहीं है कि अमन और मोहब्बत के लिए दिल नहीं धड़कते हों, दोनों तरफ धड़कते हैं और हर इंसान जो इंसान है उसके धड़कते हैं। देखिए, जब इमरान खान साहब ने फोन किया, जब आपके प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कदम तो बढ़ाया आगे, उन्होंने कॉल तक अटेंड नहीं की, तो अमन कैसे कायम होगा? पावर जी, ये तो बताइए जरा। लेकिन आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रूठी हुई दुल्हन की तरह बैठे हुए हैं अब तक। मिट्टी की मोहब्बत में हम अशफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आज हमारे साथ मिट्टी की मोहब्बत से जुड़े एक ऐसे पत्रकार, जर्नलिस्ट दिल्ली से प्रमोद पासी मौजूद हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। शुक्रिया जनाब। कि अमन नाम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या वजह है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन की बात आए तो ये साहब कहीं दूर भाग जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फोन करते हैं आपको, आप फोन नहीं उठाते, तो आप भी कहते हैं अमन होना चाहिए। तो ये अमन कौन लेकर आएगा? ये अमन किस चिड़िया का नाम है? सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ा कर दूं कि मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं उसका ताल्लुक हुकूमत भारत से या किसी इदारे से नहीं है। ये मेरी निजी
और मेरी जाती आपसे ताल्लुकात हैं, और उसी के बिहाफ पर मैं अपने दिल के आपके ख्यालात आपसे शेयर कर रहा हूं। और जहां तक आपने बात की कि अमन किस चिड़िया का नाम है, अमन उस चिड़िया का नाम है जो हमारे अपने मुफाद, साथी मुफाद और हमारे लालच, हमारे बदनीयती की वजह से उड़ जाती है या उड़ा दी जाती है। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था, उस दिन उन्होंने कहा था कि अगर भारत एक कदम चलता है आगे तो हम 2 कदम आगे चलेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि वो 1 कदम भारत ही क्यों चलता है, उन्होंने क्यों नहीं चला था? आपको मालूम है 30 से 40 हजार बहन बेटियां इधर से उधर सरहद के और सरहद के इस पार से उस पार एक दूसरे के घरों में ब्याही हुई हैं, लेकिन उनको वीजे नहीं मिलते। क्या हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से उन सब बच्चियों को डबल वो नहीं दे सकती सिटीजनशिप? आपको अच्छी तरह याद हो, जब आप दिल्ली आए थे, हम उनसे मिलने गए थे कुलदीप नैयर साहब से। आपको ये भी मालूम होगा कि जब कुलदीप नैयर साहब फौत हुए, जब उन्होंने वफात पाई, तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी, जो मेरी बची हुई राख है, खाक है, वो दरियाए रावी में डाली जाए। आपको याद होना चाहिए कि खुशवंत सिंह थे जिन्होंने कहा था कि मेरी जो बची हुई अस्थियां हैं वो मेरे गांव हदाली झेलम के पास डाली जाएं। तो ऐसा नहीं है कि अमन और मोहब्बत के लिए दिल नहीं धड़कते हों, दोनों तरफ धड़कते हैं, और हर इंसान जो इंसान है उसके धड़कते हैं, लेकिन जो हुकूमत है, जो सियासत है, उनके नहीं धड़कते। जो रियासत है, जिसको हथियार खरीदने हैं, हथियारों में दलाली लेनी है, उनके नहीं धड़कते। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा यहाँ पे ये नुक्ता उठाया। 2 ऐसे इंडियन जर्नलिस्ट जो सीनियर तरीन थे हमारे एशिया के। अच्छा देखिए कि क्या फिर वहां पे हिंदुस्तान के जो लोग थे तो उन्होंने उनको गद्दार कहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहने लगेंगे तो हमारे करोड़ों पंजाबी जितने भी हिजरत करके आए थे 1947 से, लोगों को यहाँ पंजाबी बोला जाता है। और हमसे जो पहली पीढ़ी थी, हमारे जो वालिदीन थे, उन लोगों को शरणार्थी बोलते थे। तो आज भी उनकी अपनी वक़्त है, उनकी अपनी ताकत है, उनका हक है, और वो छाती ठोक के कहते हैं। जिस तरीके की आप अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, यकीनन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए होते हैं जो मुस्लिम हैं, जिनके नाम उर्दू वाले हैं। अभी आप उसको आसानी से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिनके उर्दू वाले नाम है। और उसके पीछे भी कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के मुतालिक मीडिया पर और टेलीविजन पर वो लोग बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, कभी सरहद भी नहीं देखी होगी। आपके यहाँ भी भारत की तनकीद वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी भारत की सरहद देखी हो, तो शायद उससे आगे उन्हें को हमारे झंडे के कितने कलर हैं वो भी नहीं मालूम होंगे। लेकिन वो उनकी दुकानदारियां हैं, उनकी दुकानें हैं। जैसे लोग मजहब के नाम पर दुकानें खोल के बैठे होते हैं, जैसे आपने देखा पीर ताबीज बांटने वाले बैठे होते हैं, तो ऐसे ही एक बहुत बड़ी ऐसे भी गिरोह हैं, बहुत बड़े टोले ऐसे भी हैं। हाँ ठीक है, आप देखिए बात पीस की है, अमन की है। तो जब दोनों तरफ के लोग अमन की, पीस की बात करते हैं, वो यही चाहते हैं ना, इंसान की बात करते हैं, कि ह्यूमैनिटी की वो बात करते हैं ना। हमने या तो फिर ये हो कि जो ऐसी बातें करते हैं उन सब को एक दफा ही, आप जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि हम अमन चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम तो बरसात करेंगे आपके ऊपर गोलियों की, जिस तरह आप सरहदों पे करते हैं। तो आप ये बताइए, तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप हमें एक दफा ही खत्म कर देना चाहते हैं? नहीं, आप एक बात बताएं ना कि अमन की जहां तक बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हालांकि मैं मोदी जी के साथ जरूरी नहीं है कि मैं उनके हर बात या उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं, मैं उनसे इतराज भी करता हूं,
लेकिन ये तो आप यकीन करें कि मोदी जी ने जब हल्फ लिया था तो नवाज शरीफ साहब को बुलाया था। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी खुद बस लेकर आए थे, उन्होंने वीजा शुरू किए थे, उन्होंने आना जाना शुरू किया था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया, वहां पे हालात खराब हो गए। मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाया, उसके बाद खुद अपना सारा पॉलिटिकल रिस्क लेके लाहौर में नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में गए। इन्होंने भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाए, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाए हों। इमरान साहब ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाए, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन क्या कहते हैं उसको, सगले मासी बोले मासी नया रोटी कारजा खासी। आप मेरे बड़े अच्छे हैं, आप मेरे खास हैं, मेरे भाई हैं, पर खाना अपने घर पे जाके खाना। वही बात इन सियासतदानों की है, जब आपसे वोट लेने होते हैं तो कह देते हैं जी ओ मुल्क दा यार है जेड़ा मोदी दा यार है, ओ मुल्क दा गद्दार है। हमारे यहाँ भी जिसको तनकीद करना होता है उसको कह देते हैं ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, उनसे मिला हुआ है, चाहे वो कितने भी हस्ती का लीडर हो, कितने भी हस्ती का बंदा हो। तो इन लोगों ने कदम क्या बढ़ाए, मैं यही तो आपसे इससे पहले भी कह रहा हूं, अगर इमरान साहब अमन चाहते हैं तो इमरान साहब ने अमन कायम रखने के लिए क्या कदम बढ़ाया। इमरान साहब ने हमारी एम्बेसी की स्टेटस कम कर दिया, इमरान साहब ने हमारे कारोबार बंद कर दिए, इमरान साहब ने आने जाने बंद कर दिए। तो अमन बढ़ाए या अमन घटाए, सियासत, रियासत और अवाम, आप तीनों को अलग अलग करके देखें, अलग अलग करके बात करें। बाजवा साहब ने कदम बढ़ाए, करतारपुर कॉरिडोर खोला सिद्धू से मिलके। हमारे सियासतदानों ने क्या किया, उसको कभी कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया, किसी ने कहा खुलना चाहिए, किसी ने कहा नहीं खुलना चाहिए, कभी सिद्धू को गद्दार बताने लगे, फिर खुद ही जो सिद्धू को गद्दार बता रहे थे वो खुद सबसे पहले लाइन में लगे हुए थे करतारपुर जाने के लिए। तो अमन कैसे कायम होगा पावर जी, ये तो बताइए जरा। जब ऐसी बात आप मेरी बात कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं सुनते। नहीं, ऐसी हमारे यहाँ ऐसी जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रूठी हुई दुल्हन की तरह बैठे हुए हैं अब तक। नहीं, ऐसी हमारे यहाँ कोई बात नहीं हुई और ना कभी ऐसा होता है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर फोन होता है तो इसका एक प्रॉपर सलीका होता है, इसका एक प्रोटोकॉल है, और मीडिया की बनाए हुए या जो बीच के डिप्लोमेट्स हैं उनकी बनाई हुई कहानियां होती हैं। तो मैं इस चीज पे तो यकीन नहीं करता। खैर, और उसके अलावा अगर नहीं भी उठाया तो हमारे और 50 ऐसे चैनल हैं और तरीके हैं एक दूसरे से राब्ता करने के, और कहीं ना कहीं राब्ता करने में कोई वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके पीछे आप बेसिक ये सोचें कि हमारी जो बड़े सगीर की आवाम है उसमें आप भी हैं और हम भी हैं, हम लोग जहनी तौर पर गुलाम हैं, और वो उस गुलामी की वजह यह है कि हम आज भी सिर्फ इस बात पर शोर मचाते रहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी थी, जिना साहब ने बहुत अच्छा किया था, कायदे आजम ऐसा नहीं करते तो वैसा होते। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जर्मन के भी टुकड़े हुए थे, कोरिया के भी हुए थे, युगोस्लाविया के भी हुए थे, इंडोनेशिया के भी हुए थे। वहां कौन से हिंदू मुस्लिम थे, वहां भी तो सब एक थे। और हजारों सालों से आप अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे, अगर आपके बुजुर्गों की कब्रें कांदला में है, अंबाला में है, तो आप साथ रह रहे थे, तो वहां पर है ना मिट्टी उनकी। आज हम उस गुलामी की वजह से हम इन बेवकूफों के चक्कर में आ गए, जैसे कहते हैं मान लेते हैं, और वही उसकी वजह है। अच्छा, आपने अपने आप को बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटर साबित किया है मोदी जी का। यहाँ पे आप उनकी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल होता है। देखिए, जब हमसायों के भी तो हकूक होते हैं। हमसाये को कहते हैं माँ जाया, तो एक हमसाया मुल्क से प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहा है, तो क्या हाल जाए सुन लेने में। देखिए, मेरा इस दफा सवाल इसलिए ऐसा है कि सिर्फ नाराजगी यही लगती है कि उन्होंने कॉल नहीं सुनी तो हमने सब कुछ खत्म कर दिया, ट्रेड खत्म कर दी, हमने आना जाना बंद कर दिया, वीजों को बंद कर दिया। तो देखिए कि सिर्फ कॉल ना सुनने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है।
तो वो कॉल बैक कर लेते। नहीं, वो उनको देखिए तो कॉल करते थे। क्या आपका मतलब कहने का ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं वो सुलझाव में नवाज शरीफ से बहुत पीछे हैं, वो समझदार नहीं है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? वो तो इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने तो देखिए फतह के जो थे झंडे वो तक गाड़े हैं मैदान में नहीं, क्रिकेट के। देखिए मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को तनकीद करूं। मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि इमरान साहब बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इन दोनों की अच्छाइयों का क्या करूं जब मुझे मेरे बुजुर्गों की जमीन पर सदका करने का और सजदा करने का मौका फराहम नहीं कराते। वो लोग इनकी अच्छाइयों का क्या करें, वो इमरान साहब की अच्छाइयों का क्या करें जो दरगाह शरीफ अजमेर पे सजदा करने का मौका नहीं लेके दे सकते। अगर बहुत बड़े ताकतवर प्राइम वजीर आजम है, अगर बहुत बड़ा मुल्क है, तो हम तो कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से हमें इस लायक कर दो ना कि हम वीजा फ्री कर दें, हम सरहद खत्म कर दें। आप जानते हैं सरहद के ऊपर जो 6 इंच की सफेद पट्टी है, जिसको जीरो लाइन कहते हैं, जिसको आप सरहद कहते हैं, एक सड़क के ऊपर सिर्फ आधा कदम इधर आप भारत में होते हैं और आधा कदम उधर आप पाकिस्तान में होते हैं। उस सफेद लाइन के पीछे आप यकीन करेंगे कितने लाखों लोगों का खून से वो बुनियाद बनी हुई है। देखिए मैं आपने ये बात की, लेकिन ये तो बात होगी पार्टीशन की, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है और इस पे बात की जा सकती है कि वो कैसे क्यों हुआ। वो एक अलग बात है कि जब किसी को किसी की धरती छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जब यहाँ दोनों तरफ से हुआ, वो एक अलग एक टॉपिक है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता कि धरती छोड़ने के लिए किसी को किसी ने मजबूर किया था। मुझे एक भी आदमी ऐसा आप ढूंढ के बता दें दोनों तरफ, चाहे वो उधर से आया हो या इधर से गया हो, जिसको उसके पड़ोसी ने तकलीफ दे के या पड़ोसी ने उसको धक्के मार के निकाला हो। हमारे यहाँ जो वहां से आए हैं, जिसको आज आप पाकिस्तान कह रहे हैं, वहां से 99% लोग अपने पड़ोसियों को अपने घर की चाबियां सौंप के आए हैं। खुद मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे बुजुर्ग अपने पड़ोसियों को सौंप के आए अपना माल मवेशी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ये मेरा मुल्क है, मेरी जमीन है। और किसी पड़ोसी ने ये नहीं कहा था कि शाह जी उन तुसी जान लग गए, उनते नहीं आओगे। तो ये सिर्फ झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, और उस झूठ को हम पकाते जा रहे हैं, हमारे सियासतदान उसको पकाते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप ये बताइएगा बाबा जी कि अमन किस तरह से कायम हो सकता है हमारे दरमियान, हमारे लोगों के दरमियान, कि हम बातचीत कर सकें, आ जा सकें, हम लाल किले नहीं, हम आगरा जाएं, आप लोग शाही किले आए, सियालकोट जाएं, अपने इलाके में आप जाएं, ये अमन किस तरह से कायम हो सकता है? नहीं, आप इसको, हाँ, आपका जो सवाल है ना, आपके सवाल का जवाब सबसे बेहतर ये है कि आप ये सवाल करें कि अमन खराब क्यों हुआ। हाँ। आप जानते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने शिरकत नहीं की आजादी की जितने भी प्रोग्राम थे। वजह, वो कहते थे कि जितने मुस्लिम के साथ दंगे हो रहे हैं मुझे वो रोकना है। उन्होंने जिद ठान ली कि सबसे पहले पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया वापस जाना चाहिए जो उसका हक है, मैं उसके बाद दिल्ली आऊंगा। वो 55 करोड़ दिया, गोडसे ने उनको 3 गोलियां मार दी, उन्होंने शहादत दी, वो शहीद हो गए पाकिस्तान के लिए। और आज आपके कोर्स में, पूरे पाकिस्तान के कोर्स में सिर्फ 2 लाइन पढ़ाई जाती है महात्मा गांधी के लिए, कि महात्मा गांधी आजादी के लीडर थे लेकिन वो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। और उससे बड़ी शर्मिंदगी तो हमें है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अमन खराब किसने किया। 1959 तक जब भारत में राशन की कमी हो गई थी, तो सबसे पहले अयूब खान ने बिना किसी पैसा लिए, बिना किसी परमिट के, बिना किसी तरीके से ट्रकों के ट्रक लाद के अनाज यहाँ भेज दिया था, और उसका आज तक कोई पैसा नहीं लिया था कि ये इंडिया में।
इन्होंने अयूब खान, अयूब खान ने, सॉरी अयूब खान कौन से? जो आपके पहले जनरल थे, जनरल अयूब खान, जिन्होंने मादरे मिल्लत को ये कहा था कि ये इंडिया की एजेंट है, जिन्होंने मादरे मिल्लत के नाम पर एक जानवर के गले में तख्ती टांग के उसे गुजरांवाला की गलियों में घुमाया था, वही वाले अयूब खान, वही वाले अयूब खान जिन्होंने जिब्राल्टर किया था 1965 में। फातिमा यहीं से आपका जवाब मिलेगा कि वो अयूब खान अगर बुरे नहीं थे। एक मेरा यहाँ सवाल है कि आप क्या फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत मानते हैं? क्योंकि अभी आपने वर्ड यूज किया मादरे मिल्लत का। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानते। वही एक वाहिद ऐसी लेडी हैं काबिल एहतराम जिनको आपने इंडिया का एजेंट कहा था, और वो अच्छी तरह जानती थी कि जिन्ना का और गांधी का पशे पर्दा क्या समझौता हुआ है, क्या बातचीत हुई है, और दोबारा से दोनों मुल्क एक हो जाएंगे जब ये हमारा आर्टिकल ऑफ पार्टीशन कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर खत्म हो जाएगी। पर हमें तो हिस्ट्री छुपा ली गई ना हमसे। बात करती थी फातिमा जिन्ना भी अमन की बात करती थी पड़ोसियों के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनको भी एजेंट कहा गया जनरल अयूब खान। हाँ, तो उनकी किताब मेरा भाई कितने साल बाद छपी है, और वो भी जो उन्होंने लिखा वो नहीं छपी। तो बहुत से मुद्दे हैं, अवाम बहुत और अवाम से बहुत कुछ छुपाया जाता है, इसीलिए अमन नहीं आता, इसीलिए चैन सुकून नहीं आता, और हम दिन ब दिन उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि चाहे मेरे हों या चाहे आपके हों, हमारे सियासतदान किसी ना किसी की कठपुतलियां हैं, चाहे डीजल वाले मौलाना हों और चाहे पेट्रोल वाले पंडित जी हों। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने लालच के लिए काम करते हैं और दूसरी ताकतों की उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं। आजकल जब एक मौका मिल बैठने का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के हवाले से बात की जाए, लेकिन आप हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो इस पे बात करने को तैयार नहीं होती कश्मीर के हवाले। नहीं क्या बात करें। आप एक बात बताए ना, वो आप ये कहते हैं कि हमें बहुत फिक्र है कश्मीरियों की, यही कहते हैं ना। बिल्कुल, वो ये सुन ले ना। हाँ, आप यही कहते हैं ना, कश्मीरियों की बहुत फिक्र है। आपको फिक्र अपने टेलीविजन पे है, अपने रेडियो पर है, या अपने नक्शे उसमें भी शामिल किया है। नहीं, आप बताएं ना, आपको अपने नक्शे पर फिक्र है। अरे फिक्र थी तो 10, 20, 50, 100 टन काजू भेज देते, किन्हें बांट दो कश्मीरियों के लिए, 2-4 हजार टन वो भेज देते, घी भेज देते। रास्ते बंद किए हुए हैं, रेड क्रॉस के थ्रू भेज दो, जाने नहीं आप देते। भेजने वाले तो बनो। यहाँ पर 50 ऐसी एनजीओज हैं, 50 ऐसे लोग हैं, उनके थ्रू भेज दो, अपनी एम्बेसी को दो, पैसे दो अपनी एम्बेसी को, एम्बेसी वाले बाजार से खरीद के दे देंगे। आप वो नहीं लें। अगर हम नहीं लेंगे तो आप तनकीद तो कर सकोगे। हाँ, बजाय उनको ये सब कुछ भेजने के, तो जो एक मामला है कश्मीर के हवाले से वो मिल बैठ के क्यों नहीं हल जाता? भाई सवाल भेजने का नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि हम सब ड्रामे करते हैं। हमारे सियासतदान ड्रामे के अलावा कुछ नहीं करते हैं, ये नाटक करते हैं। इनकी नीयतें हैं ही नहीं। इनकी नीयत अगर किसी भी तरीके से जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की होती तो कभी के सॉल्व हो गई होती। मैं आपको एक बहुत पशे पर्दा बात बताता हूं, आप पूछ लेना। बीबी बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी के बीच में अमन और भाईचारे का एक समझौता लगभग अप्रोक्सीमेट पक्का हो गया था, और उसका गवाह आज भी कराची में है अनवर मकसूद, जो बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी बनाते थे, एक वो लूज टॉक, बड़े मशहूर आदमी हैं, कोई अनजान आदमी भी नहीं है। उनके पास उसका रिटन ड्राफ्ट था और उसकी डिक्लेरेशन होने वाली थी।
फिर उसमें ये तय हुआ कि नहीं साहब, आप डिक्लेरेशन जो है यहाँ इस्लामाबाद में ना करें, इसको बीबी बेनजीर दिल्ली जाएंगी तो वहां करेंगे, वहां सिग्नेचर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनको उसके बाद उससे हटा दिया गया, गद्दी से ही हटा दिया गया। दोबारा जब उन्होंने कोशिश की तो अल्लाह रहम करे, उनको कत्ल कर दिया गया। और कितने शर्म की बात है कि आज तक उनके कातिलों का मालूम का नहीं पता लग सका। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारी अगली जनरेशन को और हमारी जनरेशन को मालूम ही नहीं है। तो ये काम आपका था, बताने का था। जब पब्लिक उठेगी, जब सामने सहाफी बताएंगे कि हकीकत ये है, जो हकीकत आपको बता के बेवकूफ बनाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। जैसा आपके दोस्त हैं जस्टिस काटजू, वो कहते हैं कि बर्रे सगीर में 95% आदमी अकल से पैदल है। तो जब हम अकल से पैदल हैं और हमें तो पैदल चलाया जा रहा है, तो फिर ऐसे ही चलेंगे भाई, और उसका क्या रास्ता है। मुनीर नियाजी ने भी कहा था हकीकत कुछ और थी, उसको बताना था। तो देखिए, वो बिस्तरे मर्ग पे था वो आदमी, वो चल बसा। क्या जो अमन और अमान की जो जज्बात हैं, क्या समझ लेना चाहिए हमें कि क्या वो भी बिस्तरे मर्ग पे हैं, या फिर हमारे दरमियान इतनी रमक या इतनी कोई इतनी अच्छाई अभी तक बाकी रह गई है कि हम जो वहाँ के पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो हिंदुस्तान के जो पड़ोसी जो हैं, आप हैं, तो आप क्या इस हवाले से जो पब्लिक ओपिनियन को आप वहाँ पे देखते हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों की जो ओपिनियन है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए वो कैसी है? क्या नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा, आप अगर आए कभी तो आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं लगेगा जो आपको तनकीद करे या आपकी इज्जत ना करे। और मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरा पाकिस्तान मैंने घूमा है, कि गली कूचा सड़क कोई शहर नहीं छोड़ा, सब कुछ देखा। और मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई अलग मुल्क है। और मेरे लिए तो वैसे भी नहीं हो सकता, हाफिजाबाद में मेरा अपना घर है। तो ऐसा कुछ नहीं है और कहीं तक ऐसा नहीं है। ये सब बनाए हुए रिश्ते हैं और बनाई हुई नफरतें हैं, और ये सहाफत की वजह से ही टूटेंगी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सहाफत नामक चीज खत्म हो गई है, सहाफी खत्म हो गए हैं। सहाफत के नाम पर हमारे यहाँ अल्लाह खैर करे जो चल रहा है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मास्टर की डिग्री, जिनके पास जो एमए जर्नलिज्म नहीं है, वो आ गए हैं, बैठ गए हैं, बात की जाती, लेकिन हम उनको सहाफी ना ही कहा जाए, क्योंकि वो अपने आप को, जो मीडिया पर्सन हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां भी हैं, वो भी नफरत फैलाते हैं। लेकिन ये बताइए कि इससे हटके जो लोग नफरत फैला रहे हैं, तो हमारे पास और है क्या कि हम अमन की बात करें? और अब आप आखिरी अपने जुमले में ये बता दीजिए कि क्या अमन की बात करना हम दोनों पड़ोसियों के दरमियान, क्या ये कोई गद्दारी की बात है या फिर ये कोई सवाब की बात है? देखें, एक तो मैं आपको एक जुमला बताता हूं, उसको बड़ा करके पोस्टर बनवा के और अपने प्रेस क्लब में लगवा दीजिएगा अगर हो सके तो। वो ये है कि कलम या तो क्रांति करती है, रिवॉल्यूशन लाती है, नहीं तो वो सलवार में नाड़ा डालने के काम आती है। ये बात मंटो ने कही थी। और जहां तक बात गद्दारी की है और डिग्री की है, लोग डिग्री लेके भी बिक जाते हैं और कई अनपढ़ भी अपनी अना और अपने ईमान के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। तो गद्दारी नहीं है, या तो आप इंसानियत से गद्दारी कर लें या अपने मफाद से गद्दारी कर लें। आपको एक तो गद्दार होना ही पड़ेगा। अगर आपने अल्लाह को जान देनी है और उन्हें अपना हिसाब देना है, तो अपने ईमान से और जो सहाफत आपका मजहब है उससे गद्दारी ना करें। और अगर आपने यहाँ मजे लेने हैं तो फिर आप
सियासतदानों से गद्दारी ना करें। अल्लाह आपको ठीक है। सलामत रखे, सबको खुश रखे। फिर मिलते बहुत हैं, अच्छा। लंबी बात करते हाँ। हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने वक्त दिया, तो इसी हवाले से आपसे फिर बात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।